इतिहास को जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है। इस पर मार्कस गर्वे लिखते हैं कि एक व्यक्ति अपने पिछले इतिहास, अपनी उत्पत्ति और संस्कृति के ज्ञान के बिना उस पेड़ की तरह है जो बिना जड़ों का है। यह उस समय की बात है जब भारत में ज्यादातर जगह है हिंदू राजाओं का राज था। उस समय भारत में राजनीतिक रूप से स्थिरता नहीं थी। राजपूत राजा एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त थे। हिंदू राजाओं की आपसी लड़ाई के कारण बाहरी आक्रमणकारियों को भारत पर अटैक करने का यह अच्छा मौका मिल गया था। यह वक्त था 1000 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच का। इन 200 सालों में भारत ने बर्बरता का बहुत ही भयानक रूप देखा था। विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में बड़े पैमाने पर नरसंहार मचाया था। नंबर 1, महमूद गजनवी। वक्त 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी। महमूद गजनवी गजनी का शासक था। इसके पिता का नाम सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन ने मरने से पहले कई लड़ाइयां लड़ते हुए अपने राज्य की सीमाएं अफगानिस्तान, खुरासान, बल्ख एवं पश्चिमोत्तर भारत तक फैला ली थी। अपने पिता की मौत के बाद महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा और उस समय उसकी उम्र महज 27 साल की थी। उस समय बगदाद के खलीफा ने गजनवी को आदेश दिया कि वह भारत के अलग अलग हिस्सों पर हमला करे। 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी के मध्य गजनवी ने इन 27 सालों में भारत की अलग अलग जगहों पर कुल 17 बार अटैक किया। हर बार वह भारी कत्लेआम मचाता हुआ आता और भारत की धन संपदा को लूट कर ले जाता। सबसे पहला अटैक उसने 1001 ईस्वी में किया था और उस समय उसका मुकाबला भारत के हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल से हुआ था। जयपाल इस युद्ध में हार गया था। गजनवी ने भारत के बारे में यह सुन रखा था कि भारत में धन संपत्ति के भंडार हैं और भारत की धन संपत्ति से आकर्षित होकर उसने भारत पर कई बार आक्रमण किए। उसके आक्रमण का मुख्य मकसद भारत की संपत्ति को लूटना था। इन 27 से 28 सालों में गजनवी ने भारत के हर बड़े हिस्से पर आक्रमण किया। जितना हो सकता था उतना कत्लेआम मचाया। इसके 17 बार किए गए अटैक्स ने भारत को बुरी तरह तोड़ दिया था। अपने 7वें आक्रमण के दौरान तो इसने भारत की एक जगह थानेसर को इतना लूटा था कि वहां पर भारी कत्लेआम मच गया था। वहां पर सभी मूर्तियों को तोड़ दिया गया था। एक मूर्ति तो ले जाकर गजनी की भव्य मस्जिद की सीढ़ियों पर लगाई गई ताकि वह प्रतिदिन नमाजियों के पैरों तले रौंदी जाए। महमूद की सेना जब गजनी लौटी तब उनके साथ लगभग 2 लाख कैदी और बहुत अधिक धन संपदा थी। इस धन ने गजनी का नक्शा ही बदल दिया और राजधानी एक भारतीय शहर की तरह दिखाई देने लगी। शिविर में कोई सैनिक ऐसा नहीं था जिसके पास कई गुलाम या प्रचुर मात्रा में धन न हो। 1015 ईस्वी में मथुरा और वृंदावन पर आक्रमण किया। वहां उसने खूब लूटपाट की और मथुरा तथा वृंदावन को पूर्णतः विध्वंस कर दिया गया। माना जाता है कि महमूद गजनवी ने अपना 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर किया। उसने वहां के प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ा और वहां अपार धन प्राप्त किया। यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर को लूटते समय 50,000 लोग वहां पर पूजा पाठ और दर्शन के लिए आए हुए थे। महमूद गजनवी ने इन 50,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। गजनवी का यह नरसंहार इतना भयानक था कि इसने पूरे भारत के लोगों को हिला कर रख दिया था। इतना सब कुछ करने के बाद भी वह रुका नहीं। 1026 ईस्वी में भारत को लूटने के लिए महमूद फिर वापस आया और फिर से बड़ी मात्रा में लूटपाट की। यह उसका आखिरी आक्रमण था, जिसके बाद मलेरिया के कारण 95 साल की उम्र में 1030 ईस्वी में उसकी मौत हो गई। नंबर 2, मोहम्मद ऑफ गौर। 1175 से 1206 ईस्वी। मोहम्मद गौरी गजनवी से भी अधिक क्रूर था। महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद 150 वर्षों तक भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा शांत रही। मोहम्मद गजनवी का आखिरी हमला 1027 ईस्वी में हुआ था, जबकि मोहम्मद गौरी का पहला हमला 1175 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनवी का भारत पर हमला करने का कारण भारी लूटपाट मचाना और देश के धन संपत्ति को हासिल करने का था। लेकिन मोहम्मद गौरी लूटपाट तो मचा ही रहा था, साथ ही साथ वह यह भी चाहता था कि भारत में इस्लाम का विस्तार हो। तभी तो उसे भारत में इस्लामी शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि गजनवी के आक्रमण के समय भारत में राजनीतिक स्थिरता नहीं थी, राजाओं में आपस में एकता भी नहीं थी। भारत के राजाओं ने महमूद गजनवी के हमलों से कुछ नहीं सीखा। देश में अभी भी कई छोटे छोटे और बड़े राज्य थे जो आपस में ही लड़ते रहते थे। दिल्ली और अजमेर के चौहान, कन्नौज के राठौड़ और बुंदेलखंड के चंदेल। हालांकि ये सभी शक्तिशाली होने के बाद भी आपसी दुश्मनी के कारण कमजोर थे। अगर ये सभी शासक मिलकर विदेशी आक्रमणकारियों से मुकाबला करते तो कोई गजनवी या कोई गौरी भारत में इस्लाम को स्थापित नहीं कर पाता। मोहम्मद गौरी भारत में मुस्लिम राज्य स्थापित करना चाहता था। मोहम्मद गौरी का शासनकाल पहले गजनी वंश के अधीन था। गजनवी वंश का एक शासक खुसरो शाह अभी भी पंजाब में शासन कर रहा था। तो गौरी को सबसे पहले गजनवी के वंश को नष्ट करना था, तभी वह अपना साम्राज्य भारत में स्थापित कर सकता था। गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया और दूसरी बार आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात पर किया। इसके बाद तो गौरी ने अंधाधुंध कत्लेआम और लूटपाट मचाई। कहा जाता है कि गौरी ने कुल 7 बार भारत पर अटैक करके भारी कत्लेआम मचाया था। इसमें से 2 बार तो उसने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध लड़ा था। 1191 ईस्वी में उसका युद्ध पृथ्वीराज चौहान से हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित होना पड़ा। इस युद्ध में गौरी को बंधक बना लिया गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसे छोड़ दिया। लेकिन 1192 में गौरी ने अधिक ताकत के साथ पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनको बंधक बना लिया गया। ऐसा माना जाता है कि बाद में उन्हें गजनी ले जाकर मार दिया गया। वहीं ये भी कहा जाता है कि पृथ्वीराज ने अपने शब्दभेदी बाण से गौरी को मार दिया और बाद में अपने भी प्राण त्याग दिए। हालांकि मोहम्मद गौरी महमूद गजनवी जैसे अपने सभी हमलों में सफल तो नहीं हुआ था, लेकिन उसकी कुछ जीतों ने ही भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना की नींव रख दी थी। नालंदा यूनिवर्सिटी 1199 ईस्वी। मोहम्मद गौरी तो भारत में कहर बरसा कर वापस गजनी चला गया था, लेकिन अपने कुछ गुलामों को वहां का शासक नियुक्त कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक उसके सबसे काबिल गुलामों में से एक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का एक जनरल बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी का पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन अख्तियार खिलजी था और उसने 1199 ईस्वी में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। यह भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र था। बिहार की राजधानी पटना से करीब 120 किलोमीटर दक्षिण उत्तर में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। यहाँ इतनी किताबें रखी थी कि जिन्हें गिन पाना आसान नहीं था। हर विषय की किताबें इस विश्वविद्यालय में मौजूद थी। इस विश्वविद्यालय में तकरीबन 10,000 विद्यार्थी और 2,000 अध्यापक थे। कई जगह पर यह लिखा हुआ मिलता है कि इस विश्वविद्यालय पर 3 बार हमला हुआ था। पहले जो 2 हमले हुए थे उनमें इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था और दोबारा मरम्मत करके ठीक कर लिया गया था, लेकिन सबसे विनाशकारी हमला 1199 में बख्तियार खिलजी ने किया था। यह इतना विनाशकारी था कि फिर से इसे ठीक नहीं किया जा सका। इस कांड में हजारों दुर्लभ पुस्तकें जलकर राख हो गई थी। महत्वपूर्ण दस्तावेज नष्ट हो गए। कहा जाता है कि वहां इतनी पुस्तकें थी कि आग लगने के 3 महीने बाद तक इन पुस्तकों से धुआं निकलती रही। कहते हैं कि कई अध्यापकों और बौद्ध भिक्षुओं ने अपने कपड़ों में छुपाकर कई दुर्लभ पांडुलिपियों को बचाया तथा उन्हें तिब्बत की ओर ले गए, जिसका असर हमें आज भी तिब्बत की तरफ दिखाई देता है। इस तुर्क ने विश्वविद्यालय के आसपास रह रहे बौद्धों, अनेकों धर्माचार्यों और बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया और उसने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। हजारों बौद्ध भिक्षुओं का कत्ल कर दिया गया और हजारों भिक्षु श्रीलंका या नेपाल भाग गए। कहा जाता है कि खिलजी अपने साथ 200 घुड़सवारों के साथ आया था और नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय कम से कम 10,000 छात्र पढ़ रहे थे, लेकिन वो सभी निहत्थे थे और न ही उन्होंने ये सोचा था कि विश्वविद्यालय को सुरक्षा की जरूरत भी होगी। नालंदा की हजारों जलाई गई पुस्तकों के कारण बहुत सा ऐसा ज्ञान विलुप्त हो गया जो आज दुनिया के काम आता। नालंदा के साथ ही साथ हमने वहां पर निहित अथाह ज्ञान को भी खो दिया। यह शायद भारत के लिए सांस्कृतिक और अकादमिक रूप से अब तक की सबसे बड़ी क्षति थी।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हाँ, ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।